स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हम मौजूद हैं ICAR पूसा में। हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कपिला शेखावत जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सस्य विज्ञान केंद्र से हैं मैम। सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप कृषि क्षेत्र में कब से काम कर रही हैं और क्या कुछ बदलाव आपने खास तौर पर यहाँ देखे हैं? बिल्कुल, देखिए कृषि की अगर बात करें तो शुरुआत से ही हम छोटे शहरों से आए हैं जहाँ कृषि का महत्व हम सभी समझते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि व्यवस्थित रूप से हम बात करें तो वर्ष 1997 में मैं BSc फर्स्ट ईयर में BSc एग्रीकल्चर में मैंने जब एडमिशन लिया तब वो मेरा पहला साल था जब मैंने कृषि को एक सब्जेक्ट की तरह और उसका गहन अध्ययन करने मैंने शुरुआत की। और फिर वर्ष 2007 में मैंने स्नातकोत्तर करने के बाद में यानी PhD की डिग्री लेने के बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के माध्यम से वैज्ञानिक के पद पे मैं कार्यरत हूँ। करीब 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम भी किया है। पहले मैं करनाल में मेरी पोस्टिंग थी, उसके बाद करीब 6 साल मैंने भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र पे काम किया और वर्ष 2015 से मैं पूसा संस्थान में वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। आप बात कर रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव की जहाँ बात है तो ये जो मेरा 25 साल का जितना भी अनुभव है, अब हम कहें तो इनपुट्स के माध्यम से मान लीजिए खेती की प्रणाली, फसल चक्र जो हम लेते हैं, जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, और आजकल तो इतनी तकनीकें हैं कि कृषि का स्वरूप बिल्कुल ही मैं कहूँगी बदल गया। तो गाँवों की बात करें तो गाँव में भी, गाँव के परिवेश में भी आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत, आप स्मार्टफोन की बात करिए, वैसे ही स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे आपको मतलब कीटनाशक डालना हो, चाहे खरपतवार नियंत्रण हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत शोध हुआ है और इसका जो असर है वो हमें धरातल पर भी दिखाई देता है। जी, जिस तरीके से कपिला जी ने हमें बताया कि कृषि क्षेत्र में लगातार स्टेप बाय स्टेप कहें धीरे धीरे बदलाव के नए स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैम ICAR की खास तौर पर बात करें तो किन नई तकनीकों पर अभी काम किया जा रहा है? जी, देखिए ICAR की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसमें हम शोध, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च, अध्ययन या शिक्षा, और साथ में ही प्रसार, तीनों ही एस्पेक्ट्स पे ये काम करता है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और मैं कहूँगी लगभग हर एस्पेक्ट पे इसका एक संस्थान है जो एक्सक्लूसिवली उसी चीज़ के ऊपर डिवोटेड है। तो ये सारा काम इसमें करते हैं। और आपने KVKS के बारे में सुना होगा, कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे पास। एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट करके एक प्लान रहता है जो हर फसल के लिए है, हर पशु के लिए है, कृषि से आधारित हर क्षेत्र के लिए इसमें कोई ना कोई स्कीम्स हैं। भारत के हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित होने के साथ साथ में कुछ ओवरऑल स्कीम्स भी हैं, जैसे उसके अंदर हम PPV-FRA बोलते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये बताता है कि किसान भाई भी अपनी खुद की प्रजाति जो है वो विकसित कर सकते हैं, विकसित करते भी हैं और उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। उसके अलावा हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की। वो हर फसल के संदर्भ में इसमें शोध होता है और इससे जो भी उन्नत किस्में या जो भी उन्नत तकनीकें निकलती हैं वो देश भर में प्रसार के माध्यम से हमेशा फैलाई जाती हैं। उसके अलावा जो जितने भी हम जीन बैंक की बात करते हैं तो आपने NBPGR का नाम ज़रूर सुना होगा, दिल्ली में ही स्थित है। पूसा का जो कैंपस है उसी में ही है। उसमें जितनी भी फसलें हैं, उनके जितने भी वाइल्ड रेसेस हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आगे शोध और अध्ययन के लिए मतलब अनेकों अनेक जो द्वार वो खुले रहते हैं ICAR के। और जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में हम हर बार किसानों के लिए नई से नई तकनीकें उनको ला कर देते हैं ताकि उनका फ़ायदा अधिक से अधिक हो। जैसे आपने सुना होगा डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो वो भी हमारे लिए लक्ष्य है कि कैसे किसानों की आमदनी दुगनी की जाए, और मार्केटिंग के एस्पेक्ट को भी। तो सभी ओवरऑल जो डेवलपमेंट कृषि का है देश भर में, ICAR उसके प्रति काफ़ी काम और सजग है और उसी दिशा में काफ़ी कार्यरत है। जी, जिस तरीके से कपिला जी ने बताया कि ICAR के द्वारा क्या कुछ नई तकनीकें हैं या फिर एस्पेक्ट्स को बदलकर किस तरह से नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन मैम हम जब देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में आजकल महिलाओं की भागीदारी को काफ़ी ज़्यादा संलिप्तता भी देखी जा रही है महिलाओं की भागीदारी में, और एक नई उमंग भी दिख रही है कि कृषि क्षेत्र में किस तरह से महिलाएं भागीदारी करके एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकती हैं। वहीं मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अगर हम बात करते हैं महिलाओं की खासकर कृषि क्षेत्र में, तो क्या कुछ योजनाएं ICAR की ओर से महिलाओं के लिए जारी हैं? देखिए, महिलाओं के बिना तो कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जितने भी छोटे काम से लेके बड़े काम, मेरे ख्याल से अगर ट्रैक्टर को चलाने के अलावा कोई और काम ऐसा नहीं है कृषि में जो महिलाएं नहीं कर रही।
और जितना भी मतलब प्रसंस्करण जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं या संवर्धन का काम जितना महिलाओं का है उतना मतलब पुरुष भी नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं मतलब कुछ वर्षों में देखा गया है कि महिलाओं ज़्यादा जो है सजग हैं अपने अधिकारों के प्रति। तो आईसीआर की भी जितनी भी स्कीम्स हैं, मान लीजिए परंपरागत खेती की जहाँ हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो कृषि मंत्रालय की हो चाहे आईसीआर की हो, उनमें सभी में 30% जो लाभार्थी है वो महिलाओं को रखा जाता है। कुछ स्कीम्स हैं जैसे हम ई महिला की बात करते हैं, जो ऐसे पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महिलाएं अपना उत्पाद है वो मार्केटिंग कर सकती हैं। आर्या एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें कि जो रूरल यूथ है उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए। महिलाओं के प्रति जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रजरी की जो समस्या देखी जाती है, तो आजकल हमारे ऐसे उपकरण और इस तरह के कृषि के जो इम्प्लीमेंट्स है उनका विकास किया जा रहा है जो जेंडर न्यूट्रल है, महिलाओं के लिए भी उतने ही आसानी से उनको वो यूज़ कर सकती है जो पुरुष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारा जोर है। तो जैसे छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं, मान लीजिए मूंगफली को अलग करने का शेलर है, जो आपने देखा होगा धान की रुपाई एक बहुत ही टीडियस काम है, कमर में जैसे उसको बिल्कुल बेंड करके करना होता है, तो हमारे पास आजकल ऑटोमेटिक प्लांटर्स हैं। तो इस तरह से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई सारे इनको इम्प्लीमेंट्स का भी विकास किया गया है। कुछ स्कीम्स भी है जैसे मैंने आपको ई महिला के बारे में बताया। इसके अलावा वाटिका एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें केवीकेस को फंडिंग की जाती है ताकि वो ट्रेनिंग दे, प्रसंस्करण दे, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज़ के साथ में महिलाएं जुड़ें। तो उनके लिए बहुत सारे अनुदान भी हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की हम बात करते हैं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी जितनी फंडिंग है, और आप मेरा खुद का उदाहरण देख सकते हैं कि मुझे जब कृषि में पढ़ने का मौका मिला तभी मैं आज यहाँ पर पहुँच कर कि मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपने साथी जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई ना कोई कुछ अच्छी बातें, कुछ नई बातें जो आईसीआर में हो रही है वो बता पाऊँ। बहुत ही अच्छी बात मैम ने बोली है हमें। जब तक महिलाओं की शिक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि एक दूसरी महिला उससे जागरूक हो सके। लेकिन मैम अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं फसलों की, खास तौर पर आने वाला सीज़न खरीफ का है, तो कौन सी फसलें किसानों को लगानी चाहिए जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो? जी देखिए, क्योंकि मेरा जो संभाग या स्पेशलाइजेशन है वो सस्य विज्ञान है, तो फसलों के बारे में हम बात करते हैं। आने वाला जो बारिश का मौसम है उसको हम खरीफ ऋतु कहते हैं। वो ज़्यादातर मानसून के आने के साथ ही शुरू होता है। इसमें हम कई फसलें ले सकते हैं। दो प्रकार के हमारे क्षेत्र होते हैं, एक को हम बोलते हैं इरिगेटेड या सिंचित क्षेत्र, एक होता है बरानी या रेनफेड एरियाज़। उनके लिए अलग अलग क्रॉप्स हैं। जो रेनफेड एरियाज़ हैं उनको सटीक मौसम के जो पूर्वानुमान है उसको ध्यान देना पड़ता है। पूसा संस्थान से भी एक साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम आता है, पूसा समाचार। वो शनिवार को 7 बजे हम उसको अपलोड करते हैं, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें भी हम हर हफ्ते मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हैं। उसके आधार पे आपको अपने खेत की तैयारी, बीज की उपलब्धता, ये सब देखना होगा। फसलों की जहाँ तक बात है, बारानी क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार, इन फसलों को लिया जाता है। चरी जो फसलें हैं जिसमें हम और ज़्यादातर हम ड्यूअल पर्पस की किस्में लेते हैं कि मान लीजिए किसी कारण से बारिश बीच में कोई अगर ड्राई स्पेल लंबा रहता है, तो अगर आप दाने ना ले पाएँ तो कम से कम पशुओं के चारे के लिए आपके पास पर्याप्त हरा चारा हो। और सिंचित क्षेत्रों में धान जो है ज़्यादातर संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई जाती है। उसके अलावा अरहर है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अगर अपन तेल की बात करें। लेकिन एक जो संदेश मैं किसान मित्रों को यहाँ खास तौर पर देना चाहती हूँ कि खरीफ, रबी और जायद जो 3 ऋतुएं हैं उनमें से कम एक फसल आप जो दलहन फसल है वो ज़रूर लें। तो इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यौगिकीकरण करता है वो नाइट्रोजन का, तो कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी या मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो 3 फसलों में से एक दलहन फसल का ज़रूर चुनाव करें। वो आप खरीफ में भी ले सकते हैं। खरीफ में आप मूंग और उड़द की फसल ले सकते हैं। मेन क्रॉप में आप नहीं लेना चाहें तो जो अभी जो सीज़न चल रहा है जिसको हम ग्रीष्मकालीन या स्प्रिंग सीजन कहते हैं, उसमें भी आप मूंग उड़द की फसल ले सकते हैं। तात्पर्य यह है कि 3 में से एक फसल या 2 में से एक फसल दलहनी ज़रूर हो। जी मैम, अगर हम बात करते हैं, इस बार हमने देखा कि साल की शुरुआत में ही या फिर अभी की बात भी करते हैं, पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर आप किसानों को क्या कुछ ऐसे समाधान देना चाहेंगी जिससे कई बार देखा जाता है इस बार भी किसानों की कई फसलें ख़राब हुई और उन ख़राब फसलों के कारण किसानों को कई नुकसान झेलने पड़े। कई किसान ऐसे होते हैं मैम जिनको जानकारियाँ नहीं होती और आप जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों की जानकारियाँ कहीं ना कहीं उन तक पहुँच भी नहीं पाती हैं। तो आप क्या कुछ समाधान उन किसानों को देना चाहेंगे ताकि आने वाले जो मौसम है उसमें वो सतर्कता बरतें और उनकी फसलों को नुकसान ना हो? देखिए, जलवायु परिवर्तन को आज हम सभी झेल रहे हैं।
आप अगर अपने बचपन से अभी को आप ही कंपेयर करेंगे तो मौसम का हम पता नहीं लगा सकते। कई बार तो हम दिवाली में ठंड महसूस करते हैं, कई बार बारिश का। तो ये तो कुछ ऐसा है जिसको शायद स्टेबल होने में कुछ समय लगेगा, कहीं कुछ हद तक हम खुद भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो लेकिन अब चूंकि किसानों को अगर आप एक सोल्यूशन देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो जैसे हम पिछले प्रश्न में भी बात कर रहे थे, मौसम पूर्वानुमान ज़रूर। आजकल जो शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग है ना, 3 to 4 डेज़ के लिए या 7 दिन के लिए, वो आजकल बहुत सटीक रहती है। उसके आधार पर आपको प्रिपेयर्डनेस एक चाहिए। बेमौसम बरसात के लिए जब आप देखते हैं कि खेत, आपने फ़ोटोज़ भी देखी होगी, खेत पूरे लबालब के भर गए, तो आप बेसिक चीज़ ये समझिए कि निकास जो है, जल का निकास उतना ही ज़रूरी है जितनी की सिंचाई है। सिंचाई के अभाव में जो नुकसान होते हैं, जल भराव के उस परिस्थिति में भी वही नुकसान होंगे। खेत की शुरुआत में ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक मिनिमम स्लोप हम बना के रखते हैं कि पानी स्टैग्नेट ही ना हो, और बारिश का पानी खड़ा रहे, बर्बाद हो, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम वाटर हार्वेस्टिंग या जो जल संरक्षण की बात करते हैं वो ये है। उसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं। बेमौसम बारिश में फोरकास्टिंग के आधार पे आप अपनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप उनको भंडारण या किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाने के अलावा, अगर आपको लगता है कि लगातार ये समस्या हर साल आपके खेत में आती जा रही है, तो आप इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग करिए। मतलब अगर आप कोई ना कोई फसल अवशेष अपने खेत में रखते हैं तो आपको एक्सेस वाटर का वो जल भराव की समस्या नहीं होगी। ज़्यादातर उन क्षेत्रों में हम रिज सोइंग यानी कि मेढ़ों पर बुआई सजेस्ट करते हैं, ताकि पानी जो है वो कूड़ के माध्यम से निकल जाए, फरोज के माध्यम से निकल जाए। पानी जो भी है बारिश का, वो आप एक स्लोप के माध्यम से इकट्ठा करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, और उस पानी को आप आगे अपनी सिंचाई के लिए काम में लें। क्रॉप्स का अरेंजमेंट हम ऐसे करते हैं कि जहाँ इस तरह की अनसर्टेनिटी है तो हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। जहाँ एक फसल ऐसी ली जहाँ उसकी जल की मांग ज़्यादा है, एक की जल की मांग कम है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के माध्यम को अपनाकर अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। तो अलर्टनेस, अवेयरनेस और विजिलेंस, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इस तरह के नुकसानों से बचा सकती हैं। जिस तरीके से कपिला जी ने बताया कि क्या वो तरीके हैं, क्या वो मेथड्स हैं जिसको किसान अपना सकते हैं, और बेमौसम बारिश हो या फिर कोई भी परेशानी हो, उससे आपदा हो, उससे अपने किसान फसल को बचा सकते हैं। लेकिन मैम, हम बात करते हैं जिस तरह से आपने बताया कि फसल सुरक्षा को किस तरीक़ों से बचाया जा सकता है, वहीं जो किसानों की फसलों में कीड़ा लग जाता है वो भी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर कर सामने आता है। किसानों को नहीं पता होता कि उनकी फसल में कीड़ा भी लग गया है और उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उससे निजात कैसे पाई जाए। तो आप क्या समाधान किसानों को देना चाहेंगी? क्या वो सतर्कता बरत सकते हैं इसके लिए? देखिए, चूंकि अब प्रकृति है और ये आप एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना। आप एक फैक्ट्री में मोबाइल बनाते हैं तो कुछ इस तरह के नुकसान नहीं होते। आप प्रकृति में खुले आसमान के नीचे हैं, वहाँ कीड़े भी हैं, बीमारी भी है, और उसी के साथ ही खरपतवार भी हैं। उस सब के साथ आपको मैनेजमेंट करना होता है। कीड़े मतलब कीट और बीमारियों को हम जैविक कारक बोलते हैं, जो हमारी उपज को कम करते हैं। हर फसल के लिए कुछ स्पेसिफिक कीट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं। उनके लिए आपको एक समेकित जो रोग प्रबंधन है या कीट रोग प्रबंधन है उसको करना होगा। वो शुरुआत होता है बीज उपचार से। तो हम कीटों के प्रति भी और फफूंद जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनके प्रति भी, हम जिस तरह से बच्चे को टीका लगाया जाता है कि भविष्य में उसे बीमारी ना हो, हम बीज उपचार करते हैं ताकि उससे आने वाले समय में फसलों को बीमारी ना हो। तो ज़्यादातर जो मोटा मोटी बताएं फफूंद जनित बीमारियों के लिए ट्राइकोडर्मा नामक वो खुद भी एक फफूंद है, उसकी करीब 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप उपचारित करेंगे तो आपको आगे फफूंद जनित बीमारियां नहीं होती। इसी तरह से इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा है, उसकी करीब आपको 5 से 7 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर आप उपचारित करते हैं तो कीटों का प्रकोप कम होगा। लेकिन तभी भी देखा गया है कि खड़ी फसल में ये सब करने के बाद भी, खड़ी फसल में भी कई बार कीट और बीमारी की समस्या देखी गई है। तो उनके लिए हमारे पास कीटनाशक है और बीमारियों के लिए फफूंदनाशक है। तो आपको मतलब कुछ ऐसा जनरल नहीं है। ज़्यादातर जैसे फफूंद जनित बीमारियों के लिए हमने बताया, तो आप अगर एक सल्फर छिड़क देते हैं, वो एक जैविक कारक भी है जो बीमारी को, उसमें कोई केमिकल नहीं है। 3 किलोग्राम सल्फर का घोल बनाकर अगर आप छिड़क देते हैं तो फफूंद जनित बीमारी कम होगी। अच्छी किस्म लें, और बहुत सारी किस्में ऐसी हैं ICR सिस्टम से ही डेवलप हुई हैं जो कि ज़्यादातर रोगों के प्रति प्रतिरोधक है। हम पूसा समाचार की भी बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड में ही हमारे जो निदेशक हैं संस्थान के, उन्होंने फिजी वायरस या आजकल धान में जो बौनापन की समस्या पिछले साल किसानों ने बहुत झेली, उसके लिए क्या सावधानियां हैं, तो उसके माध्यम से भी मैं सभी किसान भाइयों को आग्रह करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हमारा जो पूसा समाचार का एपिसोड है, तो समसामयिक क्रॉप जो भी है, जैसे अभी धान में आने वाली हम सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे,
करेंगे, पूरा पूरा एपिसोड भी हम किसी एक फसल के लिए समर्पित करते हैं। तो अभी जैसे बाजरा आएगा, अरहर आएगा, इन सभी में आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं ये रखिए। तो इन सब छोटी मोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने फसल को जो अजैविक कारक हैं उनसे बचा सकते हैं। जी मैम, अगर हम बात करते हैं तो फसल भंडारण की भी हम काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखते हैं कि भंडारण व्यवस्था कहीं ना कहीं अब भी किसानों के लाभ में नहीं आ पा रही है। कितना सुधार आपने देखा है भंडारण व्यवस्था में, ख़ास तौर से कि पहले के मुताबिक क्या कुछ बदलाव अभी आए हैं? देखिए, भंडारण की जहाँ तक बात है, पहले तो किसानों को ज़्यादा एक्सेस ही नहीं था, मतलब मंडियों में वो जो भी प्रोड्यूस करते थे आढ़तिया आकर उसका ले जाता था, जो भी रेट मिलता था। आजकल चूँकि किसान मतलब खुद भी सजग हैं, तो वो वेट करता है कि भाई मार्केट में प्राइस अच्छा हो तब मैं अपना प्रोड्यूस बेचूं। उसको आपको भंडारण करना होगा। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो बड़ा दुखद है कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो प्रोड्यूस है हमारा वेस्ट हो जाता है। वो किसी भी मतलब भंडारण की व्यवस्था आपकी सही नहीं है, सही आपको, तो इस तरह से उस नुकसान को हमको टारगेट करना है। तो उसके लिए ये है कि एक तो आपका जो कटाई है फसल की वो आपको बहुत ध्यान रखनी है। ज़्यादातर फसलों में हम 18 से 20% तक जब मॉइस्चर रह जाता है, या बल्कि 15% मैं कहूँगी, उस पर काटना चाहिए। उससे पहले फसल को नहीं काटना चाहिए। उसमें अगर नमी रहेगी तो फफूंद जनित बीमारियाँ बहुत होती है। उसके बाद थ्रेशिंग के लिए आप पूरा समय दें। फसल का जो आपका जो दाना है या आपका जो भी इकोनॉमिक प्रोड्यूस है, उसमें जो नमी की जो मात्रा है वो 8 से 10% हो, तभी आप थ्रेशिंग करें। दाना भी नहीं टूटेगा, उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए। मॉइस्चर कम होगा तो कीड़े वगैरह इसमें कम लगेंगे। भंडारण की व्यवस्था आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे एफसीआई तो सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, लेकिन एफसीआई यूजुअली सभी क्रॉप्स को प्रोक्योर नहीं करता। तो जहाँ एफसीआई कर रहा है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको अपने लेवल पे भंडारण करना है तो आपको एक परमानेंट स्ट्रक्चर या वेयर हाउस आपको बनाना होगा अपने उसमें, घर में, खेत में। आप एक कोऑपरेटिव सिस्टम में भी एक गाँव के कई किसान मिलकर भी एक ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं। एफपीओ टाइप्स। बिल्कुल, एफपीओ का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही रहे हैं। उसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं उसमें यही है कि आप अपने एफपीओ के साथ में कांटेक्ट करके आप प्रोड्यूस लें, उसको अच्छे उसमें मतलब सही तरह से स्टोरेज करें, प्रोसेसिंग करें। ये तो भंडारण जहाँ आप करते हैं, जो परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ वातन अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट अच्छी आए। आप फ्यूमिगेशन करते हैं, डाइपर मेथड का कर सकते हैं, जिससे कि ये मतलब जो आपके स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट हैं वो नहीं लगते। आप बिल्कुल स्टैक करके जो बोरियाँ रखते हैं लगातार, हर बार बोरियों को, सेम बोरियों को यूज़ ना करें। और आप अपने यहाँ तो कृपा है सूर्य देव की कि सन बहुत ब्राइट रहता है, तो बोरियों को अच्छी तरह से सुखा के, प्रोड्यूस को अच्छी तरह से सुखा के, और फिर आप एक सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना के, जब आपको मांग ज़्यादा हो या उसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो, तब आप अपने प्रोड्यूस को बेचने से लाभ ज़्यादा होगा। जी मैम, अगर बाज़ार की बात करते हैं तो किसानों को किस तरीके से बाज़ार के माध्यम से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, हमने किस्म भी अच्छी बना ली, हमने प्रोडक्शन भी अच्छा कर लिया, लेकिन जब तक वो बाज़ार से किसान मित्रों को आप नहीं जोड़ेंगे तो आप फाइनल आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। चेन इतना लंबा है, लॉन्ग मिडल चेन, मिडल मैन जो बोलते हैं, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, और हर स्टेप पे उसका प्रोड्यूसर को नुकसान होता रहता है, और बिल्कुल रिस्क भी है। इसमें एफपीओ की आपने बात की, दैट इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल, जिसमें आप अपने स्मॉल स्केल लेवल्स पे आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। पूसा का ही उदाहरण दूँ तो अभी रिसेंटली ही हमने पूसा एग्री कृषि हाट, मतलब हमारे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, उसमें 60 दुकानें हैं, और हर एफपीओ सीधा आकर अपना प्रोड्यूस यहाँ दे रहा है। तो आप सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में अगर आपको किसानों से प्रोड्यूस से सीधा मिला हुआ, बिना प्रोसेसिंग के, इनिशियल प्रोसेसिंग जैसे मान लीजिए आपको कुछ करनी है, नो मिलिंग, नो केमिकल्स, ये सब करके, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स या तो किसान मित्र अपने लेवल पे बनाए इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, जैसे आईआरआई का इनिशिएटिव मैं बनाऊं तो पूसा एग्री कृषि हाट है, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। मार्केटिंग, देखिए, आप भी बाजार में जाएंगे तो आप किसी अट्रैक्टिव पैकिंग के लिए आप ज़्यादा, तो आपको उसके लिए एफएसएसएआई का मार्क चाहिए। आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस है, वो देखेंगे कि भाई अप्रूव्ड है कि नहीं, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक की सील है या नहीं। तो कहीं ना कहीं, और ये एक इंडिविजुअल किसान या अकेले किसान के लिए संभव नहीं है, उसको ग्रुप एफपीओज, कोऑपरेटिव्स बनाने ही पड़ेंगे। उसके फिर उन पर अनुदान है, उन पर फंडिंग है, उन पर ट्रेनिंग दी जाती है। श्री कृष्णा पिकल्स की हम बात करें तो आईआरआई से ही वो टेक्निक है। आईआरआई का जो केवीके है, वहाँ से उनको अचार बनाने की टेक्निक मिली, हमने उनको लेबलिंग के लिए वो कुछ मेथड्स बताए,
और इस तरह से इट्स अ बिग नेम इन द मार्केट टुडे, आप सब समझ रहे हैं। तो इस तरह से किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मार्केटिंग और किस चीज़ का, जैसे इस बार हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, मिलेट्स का तो जो प्रोड्यूस है, चाहे केक हो, चाहे आप 5 स्टार में चले जाइए, आजकल सभी वही प्रोडक्ट्स हैं। एंड ज्वार की खिचड़ी इज़ लाइक एनीथिंग, मतलब आप सोच लीजिए उसके सामने तो कोई और, मुझे लग रहा है कोई चाइनीज़ और या इटालियन कुछ भी नहीं चलेगा। सो हम वापस अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी इनको थोड़ा सा फार्मर्स को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन करें, जितना प्रोसेसिंग आप अपने फार्म के लेवल पे करते हैं, अट्रैक्टिव पैकिंग करें। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोरोना के चक्कर में काल में आपने देखा कि ऑनलाइन एक ई पोर्टल्स और ये ई कॉमर्स बहुत बड़ा उसमें आया है। तो अमेज़ॉन जैसी बड़ी साइट्स पे भी देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे फार्मर्स के, छोटे छोटे ग्रुप्स के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। थोड़ा सा जागरूक हो किसान भाई, इकट्ठे हों, संगठन में बल है। और फिर इस तरह से थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके, और जो हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, जो यंग हमारे ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, उनको अब सरकारी नौकरी की क्योंकि थोड़ी समस्या है, तो अपने स्टार्टअप से वो अपना इतना इंडिपेंडेंट है। 80,000 स्टार्टअप्स है हमारे कंट्री में, ये सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, ड्रोन की आप बात करें, तो इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं जुड़ के आप एक अपना एक, हम कहते हैं ना, पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपको लाभ भी अधिक होगा। और इस दिशा में ज़रूर किसान मित्रों को सोचना चाहिए। जिस तरीके से बेहतरीन जानकारी दी है कपिला जी ने कि एक किसान बाजार के माध्यम से कैसे अपने उत्पाद को बेच सकता है, एक नई स्ट्रैटेजी को अपना सकता है, एफपीओ जैसे जो संगठन है उसको खुद बना भी सकता है और एफपीओ के साथ जुड़ भी सकता है। लेकिन मैम, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, आपने किसानों को तमाम जानकारियाँ दी हैं, चाहे उसमें फसल उत्पादन हो या फसल का भंडारण हो, आपसे हमारा यही सवाल रहेगा कि किस तरह से किसानों को आप क्या कुछ संदेश जो रह गया है हमारे इस पूरे इस वीडियो में रह गया है उसको आप दे सकते हैं। देखिए, कृषि प्रधान देश भारत है और रहेगा, और फूड एक ऐसी कमोडिटी है, हम दुनिया में किसी भी चीज़ के अलावा रह सकते हैं, भोजन के बिना नहीं रह सकते। पहले हम बात करते थे फूड सिक्योरिटी की, आजकल हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, है ना। तो जैसे ICMR का रिकमेंडेशन है कि आपको इतना तेल, इतना फैट, इतना प्रोटीन, इतनी दाल, ये सब लेना चाहिए। ये सभी टारगेट कर रहे हैं कि किसान मित्रों को अपने प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं बढ़ाना है। आप अपने खेती के हिसाब से, अपने इनपुट के हिसाब से बेहतरीन फसल चक्र को चुनिए, उत्तम उस फसलों की उत्तम किस्मों को चुनिए। जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, ICR इंस्टीट्यूट्स में, KVKs में जो है, आप बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करिए और वहीं पर एंड मत करिए। आप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और इन सब चीज़ों के साथ भी जुड़ के आप आइए, और आप मतलब किसान मित्रों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। और जैसे और सब जगह और सब एरियाज़ में मार्केटिंग को कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो भी करें तो अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ICR की सभी स्कीम्स का आप फ़ायदा लें, और जो मंत्रालय की जो भी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। ज़्यादातर कृषि को, बहुत बड़ा बजट है हमारा कृषि का, बहुत सारा फोकस भी है सरकार का, तो ध्यान दें, अधिक उपज लें और अपना लाभ अधिक कमाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कपिला जी। मैम ने जिस तरीके से हमें बताया कि कृषि क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, फसल उत्पादन में किस तरह से किसान नई तकनीकों को अपना सकते हैं और भंडारण की क्या कुछ व्यवस्था है, वहीं मार्केटिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कपिला जी ने किया है कि किस तरीके से किसान अपने इस कृषि क्षेत्र में भी बाज़ार के नए अवसरों को खासा तवज्जो दे सकते हैं और उससे काफ़ी उत्पादन के साथ लागत भी किसानों को हासिल हो सकती है। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।